जय हिंद, मैं अमित कुमार हूँ और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हम लोग इसमें क्वेश्चन सारे बना पाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको किसी और सेक्शन में नहीं मिलते, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर बन पाओ तो बढ़िया है। बायोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। टोटल मतलब पिछले 5 सालों में मैंने देखा कम से कम 41 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। तो अगर 5 से डिवाइड करते तो पर ईयर एवरेज अगर मैं लूँ तो 8 क्वेश्चन तो कम नहीं होता ना। हालांकि हर बार 8 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, किसी साल में कम भी पूछे गए हैं, लेकिन एवरेज आप 8 क्वेश्चन लेके चलो, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने previous year में सॉल्व रखे हैं ये सेक्शंस, तो आप जाके उसको वीडियोस को कंपेयर करके देखना। वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें से पहले एक बार खुद भी सॉल्व करना, उसके बाद फिर आंसर देखना, ठीक है। और ये सारे सॉल्व हो रखे हैं, जैसे कि इसका आंसर हम लोग ने देखा था बी है, क्वेश्चन डबलिंग ऑफ द एंजाइम कंसंट्रेशन अगर डबल हो जाए तो क्या होता है ना। और ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना। तो इस तरह से हम लोग ने सारे क्वेश्चन आपने बना लिए। इसमें क्वेश्चन जो है MSQ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, तरह के क्वेश्चन थे। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने 12 क्वेश्चन जो बनाया था उसका आंसर तो हम लोग ने देख लिया था कि डी है। क्वेश्चंस कह रहा था क्या कि अगर डिफरेंस इन द रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट इन द बटर एंड द कोकोनट ऑयल इज कॉज्ड बाय द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द corresponding फैटी एसिड चेन। सो डिग्री ऑफ द corresponding फैटी एसिड चेन की वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है बटर और कोकोनट का, वो डिफर। ये बात तो सही है, लेकिन जो इन्होंने रीजन दिया कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है या लिपिड होता है उसमें वो सॉलिड हो जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो सैचुरेटेड मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड जम जाता है कोल्ड में, अनसैचुरेटेड ऑयल फॉर्म फॉर्म में रहेगा, या फिर आप समझो कि फ्लूइड फॉर्म में रहेगा। और उसके बाद से हम लोग ने देखा कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे सवाल पूछा गया है कि एक मैमेलियन सेल है, उसका जो प्रोटीन का जो कंटेंट है वो 20% ऑफ द नेट वेट ऑफ द सेल है, ठीक है। तो आप मान लो ये सेल है, ये सेल का मान लो डब्ल्यू वेट है, इस डब्ल्यू वेट का जो 20% है वो हमारा क्या है, प्रोटीन है। अब ये चीज़ हमें पता करनी है, लेकिन इसके लिए और डाटा आपको क्या दिया गया है, इसके लिए और डाटा आपको दिया गया है वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको दिया गया है कितना, डेंसिटी आपको 1.2 ग्राम पर ml दिया गया है, ठीक है। और आपको दिया गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁹ ml दिया गया है। आ रही बात समझ। तो अब इसके बाद से आप डेंसिटी आपको पता है तो आपको मास पता चल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, और जो आप कैलकुलेट करके लाओगे वो मास जो होगा, मास ऑफ सेल जो होगा वो 4.8 इंटू 10⁻⁹ के करीब आएगा। और जो 20% है ये पूरे सेल का मास है, ठीक है। इसका जो 20% होगा वो होगा क्या, 4.8 इंटू 0.2, इसका 20% जो होगा वो प्रोटीन का मास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कंसंट्रेशन पूछा है। तो कंसंट्रेशन कैसे बनेगा, वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। तो नाउ द कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ प्रोटीन, ऑफ प्रोटीन क्या है, 9.6 डिवाइड इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁹। तो ये कट जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी ग्राम पर ml में, ठीक है। लेकिन उन्होंने मिलीग्राम पर ml में किया था, तो आपको पता है कि 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 240 मिलीग्राम पर ml ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन के लिए इसमें से कौन सी जो है सही है, इज आर, मतलब ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आप देखो कि पहला कह रहा है कि इट इज द
इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन वन एट अ टाइम। ठीक है, ये बात सही है, एक बार में एक करता है। enable the ubiquinone to function at the junction between two electron donor and one electron acceptor। so ये बात तो सही है कि ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, लेकिन एक बार में एक, जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है डोनर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बीइंग स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक यूबिक्विनोन रेडली सेटल बिटवीन प्रोटीन बेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स विद द मेम्ब्रेन। सो आपको पता है एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो थे, डिहाइड्रोजनेज, एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, BC1 कॉम्प्लेक्स है ना, एक्चुअली सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी है और BC1 कॉम्प्लेक्स भी है ना। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो यूबिक्विनोन प्रोटीन बेस्ड एक शटल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी बात सही है। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो यहाँ पे जो दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। इसके बाद से ये इंटरेक्ट विद हीम साइटोक्रोम के साथ कोई डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, वो बस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, हीम पे तो नहीं करता। ठीक है, हीम पे कौन करते हैं, BC1 कॉम्प्लेक्स, ये सारे हैं जो हीम तक पहुंचते हैं। कॉपर होता है जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में पाया जाएगा। तो इसमें जो दो ऑप्शन आपके सही हो, कौन कौन से, A और B आपके ऑप्शन सही है, और ये आपके A और B ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो देखो, कहा गया कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो उसको दूसरा आइसोमर बनाने की क्या ज़रूरत है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने की क्यों ज़रूरत है, जब ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ही, बिकॉज दोनों का केमिकल फार्मूला सेम ही है, तो आइसोमर बनाने की क्यों ज़रूरत है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो कारण क्या है कि ग्लूकोज क्या है, हमारा अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का मतलब क्या होगा, जो CHO ग्रुप होगा, COH ग्रुप जो होगा वो कार्बन फर्स्ट पे होता है ना, लेकिन फ्रुक्टोज में ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन शुगर है, जिसमें जो OH COH ग्रुप जो होता है वो मिडिल में रहेगा, C2 कार्बन पे रहेगा, जिसकी वजह से जो एल्डोलेज एंजाइम होता है हमारा, वो एल्डोलेज जो होता है तोड़ पाता है C3 और C4 की। तो यहाँ पे जब C3 C4 पे टूटता है तो 3 कार्बन के हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, एक DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक मिलता है हमारे को क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड, 3-फॉस्फो EGAL, पागल है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल अल्डिहाइड मिलता है, ये मिलता है। नाउ so what will be your correct answer, you can read and you can solve again, this will be the correct answer. Now the next question is asking which of the following is glycolipid. So what do you mean by the glycolipid? Glycolipid having the sugar plus lipid, that is a very simplest form. So you can easily eliminate the options and you can find the most appropriate answer. यहाँ पे कहा गया है कि phosphatidyl choline, so does it having any sugar? No, phosphate plus choline it is having, okay, but phosphatidyl serine is an amino acid, so phosphate plus serine, but both doesn't have any sugar, so these options will be eliminated easily, इसको eliminate कर देते हैं। now cardio सेरिब्रोसाइड हो सकता है या कार्डियोलिपिन हो सकता है, तो कार्डियोलिपिन एक्चुअल में इट्स नॉट अ ग्लाइकोलिपिड, एंड इंस्टेड ऑफ दैट हमारा जो आंसर होगा सेरिब्रोसाइड होगा। इसमें सिरामाइड प्लस शुगर होता है, इसमें क्या होता है, शुगर प्लस सिरामाइड होता है। और इसके अलावा भी ग्लाइकोलिपिड के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एसिडिक ग्लाइकोलिपिड है, जो हम लोग अलग वीडियोस में क्लासेस में देखे हैं, है ना। यहाँ पे फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ, तो क्या प्लाज्मा लेवल में डिक्रीज होगा, क्या चीज इनमें से जो डिक्रीज होगा तो फिर जो ब्लड होगा वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है।
तो यहाँ पे जो ब्लड होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बफर होता है वो HCO3 होता है। HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट होता है। इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से लिख लेना, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन जब भी हमारे ब्लड में H प्लस बढ़ता है तो H प्लस को हम लोग क्या करते हैं, ये बाइंड कर जाता है HCO3 माइनस के साथ और ये बनाता है H2CO3। H2CO3 ये क्या बनाता है, H2CO3, तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो होता क्या है कि अगर कार्बोनिक एसिड हो गया तो हमारे H प्लस भी घट जाएगा। आ रही बात समझ, H प्लस भी घट जाएगा फाइनली ब्लड में, और H2CO3 जो हो जाता है वो टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। ये ब्लड में CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो लगभग 70% जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। हालांकि मैं बात कर रहा था ये बफर की तरह भी काम कर रहा है ना, क्योंकि यही कंट्रोल कर रहा है H प्लस की मात्रा को। अगर H प्लस बढ़ रहा है तो क्या हो जाता है, पीएच एसिड हो जाता है ना, और H प्लस घट रहा है, कंसंट्रेशन H प्लस की मात्रा अगर घट रही है तो पीएच क्या हो जाता है, पीएच हो जाता है न्यूट्रल एंड देन बेसिक। ओके, बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो बेसिक हो जाएगा और नॉर्मल रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। तो ये बात हम लोग ने देखा कि H प्लस के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से होता है ये। क्या घटेगा इसमें से, क्या डिक्रीज होगा, तो फिर एसिडिक हो जाएगा एनवायरनमेंट। तो आप साफ साफ बता सकते हो कि भैया अगर HCO3 नहीं रहेगा तो H प्लस बढ़ने लगेगा, H प्लस बढ़ने लगेगा तो पीएच एसिडिक हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट के घटने की वजह से HCO3 सॉरी जो मेटाबॉलिक होता है एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एन एंजाइम फॉलोइंग मैकेनिज्म मेंटेन व्हेन द सबस्ट्रेट इज इक्वल टू Km देन द वेलोसिटी V इज व्हाट। तो यहाँ पे क्या है कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, Km के बराबर है। तो जो नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, तो नॉर्मल जो वेलोसिटी होता है वो V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट, यही होता है। तो आपको याद हो तो आपको उसने पूछा है कि सबस्ट्रेट को Km के बराबर कर दो, तो जहां जहां भी सबस्ट्रेट है उसको Km के बराबर कर दो। तो V मैक्स इंटू Km डिवाइडेड बाय 2Km, क्योंकि ये भी सबस्ट्रेट यहाँ पे Km हो जाएगा, तो Km प्लस Km 2Km हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया, बता दो आप। अब तो आप बता ही सकते हो कि वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पुराने ये हो जाएगी हमारे Km से Km कट जाएगा, सो 0.5 वी मैक्स के बराबर हो जाएगी कि नहीं, 1/2 होगा ये। सो 1/2 फिर वेलोसिटी v 0.5 वी मैक्स के बराबर। होप सो कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बता देना, है ना, चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 वी मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखते हैं कि नेट इक्वेशन ऑफ द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये तो आप बता दोगे इजीली। तो बताओ, ग्लूकोज प्लस 2 ATP हमारा नेट एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को बता सकते हैं क्या? नहीं, उसमें तो ATP यूज भी होता है और ATP बनता भी है ना। तो 4 ATP बनते, 2 ATP यूटिलाइज होता है, तो यहाँ पे 2 नेट ATP मिलना चाहिए। तो ये लैक्टेट तो बनता ही नहीं है, गलत है। यहाँ पे ग्लूकोज है, 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रहा है, ठीक है, बात सही है। 2 पायरुवेट बन रहा है, ठीक है, 2 ATP नेट 2 ATP बन रहा है, 2 NADH बन रहा है, H2O बन रहा है, प्लस H4H प्लस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 पायरुवेट बन रहा है, 2 ATP बन रहा है, H2O बन रहा है, लेकिन यहाँ पे NAD नहीं बन रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। NADH नहीं बन रहा, यहाँ पे ADP NAD प्लस ADP 2 ATP 2 लैक्टेट बना दिया इसने, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लैक्टेट बना दिया, ये गलती है। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस सेशन का। In the electron transport chain, FMN, flavin mononucleotide can adopt as the highest oxidation state and is capable of accepting
और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। सो इसके जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है रिस्पेक्टिवली बताना है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है? 1 होता है ना? सॉरी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन एफएमएन जो होता है +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? तो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम ले सकता है। तो कितना एक्सेप्ट या डोनेट करेगा? तो एक बार में 1 करेगा या फिर दोनों करेगा? तो यहाँ पे ये आंसर सही है। यहाँ पे जब 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 कहाँ से वो डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं? यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है, तो ये गलत है। और ये भी गलत है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। तो ये इसका आंसर बी है। बाकी के जो क्वेश्चंस है हमारे वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी इस तरह की वीडियो लेके आऊँगा। और सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने कमेंट दे सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस लाइव जॉइन कर सकते हो। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।